नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 7वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम 7th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम 7वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं, जिसमें यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और निबंधात्मक प्रश्न भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न ले लेते हैं हम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे हम। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? तो देखिए, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है वो है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वेयर। ये दो स्थिर बिंदुवत द्रव्यमानों पर लागू होता है। द्रव्यमानों के बीच में ये लागू होता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन देखेंगे कि केवल अनावेशित कणों के लिए, तो अनावेशित कणों के लिए ही नहीं, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, तो ये सभी पिंडों के लिए लागू होता है। क्लियर? तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपग्रह की गति में संरक्षित रहती है, तो उपग्रह की गति के अंदर कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में जब उनके बीच की दूरी हम स्मॉल r लें, जैसे ये हमारे पास में दो द्रव्यमान हैं m1 तथा m2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तब लगने वाला जो बल है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वेयर होता है। क्लियर? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर, दूरी दुगुनी करने पर, दूरी यदि हम क्या कर दें, दुगुनी कर दें, पर r डैश नई जो दूरी है वो पहले वाली दूरी की दुगुनी है, तो नया जो बल है F डैश बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r डैश का स्क्वेयर। यहां से कैपिटल G m1 m2, r डैश हमारे पास में है 2r, उसका स्क्वेयर कर देंगे यहां पर कैपिटल G m1 m2 बट्टे में 4r स्क्वेयर रह जाएगा। तो पहले वाले बल का ये चौथा हिस्सा रह जाएगा, क्योंकि ये जो F ये हमारे पास में है F और यहां से F डैश है वो F का चौथा हिस्सा होगा। क्लियर? तो ऑप्शन देखेंगे अब यहां पर कि अपरिवर्तित रहेगा, चौथाई हो जाएगा, तो चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन बी ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ग्रह के उपग्रह के आवर्तकाल का मान निर्भर नहीं करता है।
देखिए उपग्रह के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह के आवर्तकाल को यदि हम टी से लिखें तो ये होता है 2 पाई अंडर में आर प्लस एच का क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम। यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये हमारे पास में कोई ग्रह है और इसके चारों ओर इस पथ के ऊपर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। इस हम यहां पर ले आते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं स्मॉल आर। स्मॉल आर यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे। इधर यहां पर हमारे पास में उपग्रह है। चलिए एक बार समझेंगे। ये हमारे पास में यहां पर है ग्रह जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। ये हमारे पास में यहां पर है उपग्रह और इस उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल एम। ग्रह और उपग्रह के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ग्रह की जो त्रिज्या है स्मॉल आर है वो है कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर है ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या, और कैपिटल एम ग्रह का द्रव्यमान ही है। तो देखिए यहां से ऑप्शन देखेंगे आप एक एक करके उपग्रह के द्रव्यमान पर। तो देखिए उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, उपग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान है इस कैपिटल एम पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या के ऊपर भी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी धरातल के समीप घूम रहे उपग्रह का वेग तथा प्लाइन वेग का अनुपात होगा। पृथ्वी के समीप घूमने वाले उपग्रह का जो कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर दें। यह होता है अंडर में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में कैपिटल आर। और एक होता है प्लाइन वेग जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लाइन वेग को वी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 गुणा में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर के बराबर होता है। इसे हम अंडर में 2GR भी पुट कर सकते हैं, सॉरी अंडर में GR भी पुट कर सकते हैं और प्लाइन वेग को अंडर में 2GR भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। हमें यहाँ पर कक्षीय वेग तथा प्लाइन वेग का अनुपात पूछा है। तो कक्षीय वेग है अंडर में GR और प्लाइन वेग है अंडर में 2GR। तो 1/2 और 1/2 में √2 का मान होता है 0.707। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा होती है। तो देखिए इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्या हमारे पास में फॉर्मूला कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बट्टे में आर स्क्वेयर। यहां से मैं लिख देता हूं जी बराबर हम लिख देंगे एफ इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में m1 m2। हमें यहां पर जी की विमा फाइंड आउट करनी है। जी की विमा बराबर कैपिटल एफ इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में m1 m2 की विमा, सबकी विमा यहां पर हम पुट कर देंगे।
तो F यहाँ पर हमारे पास में है M1 L1 T-2, ये बल की विमा हो गई है, और यहाँ पर इसकी विमा L2 हो गई है। द्रव्यमान जिनकी विमाएं M1, दूसरा भी द्रव्यमान ही है तो उसकी विमा भी M1। फाइनली इसकी जो विमा बाहर निकलेगी m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। तो ऑप्शन सी मुझे सही नजर आ रहा है। तो g की जो विमा होगी वो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सही होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जी का मान क्या होगा। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो उसका जो आकार है वो अंडाकार टाइप में है। थोड़ा सा मैंने ये ज्यादा दिखा दिया है, बट आकार इसी टाइप का ही होता है। ये हमारे पास में इसकी वृहद अक्सिस है, ये इसकी लघु अक्ष है। ठीक है, ये हमने पृथ्वी की अक्ष दिखाई है, पृथ्वी का आकार आपके सामने दिखाया, ये इस टाइप से होगी। तो देखिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है पृथ्वी, समझने के हिसाब से दिखाया है। ये इसकी है घूर्णन अक्ष, इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रही है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। क्लियर। अब विषुवत रेखा की जो रेडियस है वो है RE, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है इसकी वो है RP। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। ये जो RE है, RE मतलब विषुवत रेखीय त्रिज्या, वो ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं बात करूं ध्रुवों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण की, तो GP से लिख दूं मैं, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RP का स्क्वायर, और विषुवत रेखा के ऊपर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर उसको मैं लिख देता हूं GE से, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RE का स्क्वायर। यहां पर आप जानते हैं कि RE है वो बड़ा है RP की तुलना में, तो इन दोनों को यदि आप कंपेयर करके देखें, RE बड़ा है तो इससे जो मान आएगा वो छोटा आएगा, GE का मान क्या आएगा, छोटा। और तो यहां पर GE छोटा होगा और GP बड़ा होगा। तो यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो G के मान में बढ़ोतरी होगी, बढ़ता है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यहां गैस के अणुओं का प्लायन वेग अणुओं के माध्य वेग से कम होता है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर अधिक होता है। तो यहां पर एक्चुअल में ऑप्शन सी सही होगा। इसको आप क्लियर कर लें कि यदि हम किसी वस्तु को प्लायन वेग से फेंकें, किसी भी वस्तु को यदि हम प्लायन वेग से फेंकें, तो वो वस्तु उस ग्रह पर लौटकर फिर कभी भी नहीं आएगी। अब चंद्रमा पर क्या है कि चंद्रमा पर जो ग्रहों, जो हमारे पास में अणु है, उनका जो माध्य वेग है वो होता है ज्यादा, प्लायन वेग होता है कम। तो इस कारण से इस वेग से गति करते हैं। अणुओं का जो वेग है वो उनके प्लायन वेग से ज्यादा होता है। अणुओं का वेग क्या है, ज्यादा, और VE हमारे पास में यहां पर है प्लायन वेग, तो प्लायन वेग तो है कम, प्लायन वेग से ज्यादा वेग है अणुओं का, तो वो चंद्रमा पर रुकेंगे ही नहीं, चंद्रमा को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है,
भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, किसी पहाड़ की चोटी पर, पृथ्वी की अंदर गहरी खान में। चलिए मैं आपको इनको क्लियर कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों कि जब हम विषुवत रेखा की बात करें, ध्रुवों की बात करें, अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, ध्रुवों के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर पी का स्क्वायर, और विषुवत रेखा के ऊपर हमारे पास में हो जाएगा जी ई बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर ई का स्क्वायर। यहां पर जो आर ई है वो बड़ा है आर पी से, तो जो जी पी है वो बड़ा हो जाएगा जी ई से। तो यहां पर तो ये तो क्लियर हो गया कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है और विषुवत रेखा पर कम है। अब फिर हम बात करें किसी पहाड़ की चोटी पर, तो h ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1 प्लस h बाई ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ऊंचाई पर चलने पर h बढ़ने पर g घटता है, बढ़ने पर g घटता है। क्लियर? तो आप पहाड़ पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं गहराई पर, यदि आप कुछ गहराई में जाएं, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या होगा, वो घटेगा 1 माइनस डी बाई आर के अकॉर्डिंग घटेगा। तो यहां पर डी गहराई है, डी बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी घटता है। तो तत्पश्चात यहां पर इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए। ऊंचाई पर जाएंगे तो जी घटेगा, गहराई पर जाएंगे तो भी जी घटेगा, भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर यदि यहां पर हम देखें कंपेयर करें तो ध्रुवों के ऊपर जी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केपलर के तृतीय नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। अब देखिए केपलर हमें यह कहता है कि परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। क्लियर? इसका फॉर्मूला अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर में कैपिटल आर प्लस एच का क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वेयर बराबर 4 पाई स्क्वेयर आर प्लस एच का क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। यहां से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी स्क्वेयर बराबर 4 पाई स्क्वेयर बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम आर का क्यूब। यहां से टी स्क्वेयर है वो आर क्यूब के समानुपाती होता है। तो जो आवर्तकाल का वर्ग है वो औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, कितना होगा। देखिए किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका सूत्र हमारे पास में होता है टी बराबर 2 पाई अंडर में एल अपॉन में जी। तो कृत्रिम उपग्रह स्वयं कोई गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न नहीं करता क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है। तो जी वहां पर 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर टी का जो मान है वो देखिए क्या निकल कर आएगा, एल बट्टे में 0। 0 का किसी भी राशि में भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा अनंत। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान स्मॉल एम के किसी पिंड का प्लायन वेग समानुपाती होता है। देखिए मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जो प्लायन वेग है
वो फेंके जाने वाले पिंड के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्लेन वेग का फॉर्मूला हमारे पास में होता है कैपिटल अंडरवुड में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर, इसे हम आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में ये आ जाएगा, और इसे हम जी लिख सकते हैं तो अंडरवुड में 2GR आ जाएगा। तो देखिए यहां पर किसी भी स्थिति के अंदर VE का जो मान है वो है पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि VE है वो m की घात 0 के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण देखिए प्रतिकर्षण बल है नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है। स्थिर विद्युत बल है नहीं, स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच में लगता है, तो ये भी गलत है। संरक्षी बल, तो विद्यार्थी ये एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? संरक्षी बल है, क्योंकि इस बल के अधीन किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। असंरक्षी बल नहीं होता ये, तो संरक्षी बल होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर एवं स्मॉल जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या है? देखिए यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, उसी से ही हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वेयर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। घनत्व को हम रो से पुट कर दें, ये होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से ले लें, पृथ्वी को एक गोला माने तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो अब यहां से हम इस आर की वैल्यू पुट करनी है। हमें यहां पर क्या करना है, इस आर की वैल्यू पुट कर देनी है। बाकी की राशियां ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। तो यहां से 3 ऊपर चला गया, कैपिटल एम यहां पर पड़ा ही है। यह आप कैपिटल एम की वैल्यू रख दीजिए यहां से कैपिटल एम है, जी का मान से हम जी इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में कैपिटल जी, तो कैपिटल एम की वैल्यू रख देंगे तो जी इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर बट्टे में कैपिटल जी। 3 यहां पर ऊपर आ गया 4 पाई आर क्यूब। तो देखिए रो बराबर क्या मिल रहा है हमें, एक तो जी मिल ही रहा है 3 जी बट्टे में 4 पाई आर जी, ये हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग घनत्व हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाएगा। तो हमें यहां पर ऊंचाई पूछी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं, जी एच से पुट कर दें, जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वेयर होता है। अब यहां पर हमारे को यह पूछा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 गुणा हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको m से दोनों तरफ गुणा कर दूं, तो m जी एच बराबर एम जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वेयर। अब यहां पर हमें यह बता रखा है कि
एम जी एच है, ये जो भार है वो एम जी का 1/16 गुना हो जाएगा। तो एम जी एच की जगह हम एम जी बट्टे में 16 पुट कर देंगे। तो एम जी बट्टे में 16 बराबर एम जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 16 बराबर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडररूट कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा 4 बराबर 1 प्लस एच बाई आर। और यहां से अपने पास में एच बाई आर बराबर आ गया है 4 माइनस 1 मतलब 3, और एच बराबर आ गया है 3 आर। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का वह ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 3 आर आ जाएगी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर इसका भार क्या होगा। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर भार कितना है, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार को हम लिखते हैं mg से, 72 न्यूटन है। कितना है, 72 न्यूटन। अब एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी एच बराबर जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर होता है। तो यहां से आप ध्यान दें, भार यदि हम एच ऊंचाई पर पुट करें तो एम जी एच बराबर एम जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, यह आ गया। अब अपन को यहां पर एम जी की जो वैल्यू है यह हमें ज्ञात करना है। तो यहां मैं पुट कर देता हूं, एम जी एच हमें ज्ञात करना है। एम जी का मान हमें 72 दे रखा है, 72 न्यूटन। 1 प्लस एच का जो मान है वो r/2 दे रखा है, r/2। तो यहां से हमें देखिए क्या मिल रहा है, r से r कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में आ गया 3/2 का स्क्वायर। और 3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में 4/9। तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो 8 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 गुणी हो जाए तो 1 वर्ष का समय, पहले तो मैं वर्तमान समय के लिए बता दूं आपको, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा। वर्तमान समय के लिए t बराबर 2 पाई अंडररूट में r³ बट्टे में कैपिटल G कैपिटल M। अब ये कहा जा रहा है नई स्थिति के अंदर कि दूरी है, वर्तमान दूरी का क्या कर दिया जाए, वर्तमान दूरी की 1/4 गुणी हो जाए, गुनी हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप समझ लें, r डैश से लिख लें, वर्तमान दूरी का ये 1/4 गुणी हो जाएगी। तो r डैश की जगह, r डैश है ना वो r/4 है, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो नया वर्ष का समय, नया आवर्तकाल, उसको हम टी डैश से पुट कर रहे हैं। टी डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई, बाकी राशियां सेम रहेगी, यहां पर r डैश का क्यूब आ जाएगा बस।
तो आर डेस का क्यूब रख दीजिए 2 पाई अंडर में आर डेस की जगह हम रख सकते हैं ये तो एज इट इज है, आर डेस की जगह हम रख सकते हैं r/4 का क्यूब। क्लियर। तो यहां से हमारे पास में देखिए एक एक्स्ट्रा पद क्या निकल कर बाहर आ रहा है, r³ तो है ही, कैपिटल G कैपिटल M है ही, 4³ निकल कर आ रहा है, बट्टे में 4³ निकल कर आ रहा है। तो यहां से इनटू में लिख दूं मैं इसको 1/4 और उसका भी अंडरूड है, उसका भी क्या है, अंडरूड है। तो 2 इस वाली वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं t, और ये हमारे पास में आ गया है। अब देखो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 4 को मैं लिख देता हूं 2² और उसकी घात है 3, उसकी घात कितनी है 3, और उसका अंडरूड है, उसका क्या है अंडरूड है। तो अंडरूड से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2³ रह जाएगी। 2³ का मतलब हो गया पहले जो भी आवर्तकाल था उसका अब 8वां हिस्सा रह जाएगा, वर्तमान वर्ष का 1/8 हो जाएगा। वर्तमान वर्ष का क्या हो जाएगा 1/8 गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूस्थायी उपग्रह का दोलन काल है, मतलब भूस्थायी उपग्रह है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ये जैसे हमारे पास में अपना ग्रह है पृथ्वी है, और यहां से जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ही ये उपग्रह भी घूमता है। तो उसी के साथ में यदि घूमे तो देखेंगे आप यहां पर ये हमारे पास में ग्रह है और ये यहां पर हमारे पास में उपग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी से वो यदि स्थिर नजर आएगा तो उसका जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे का होगा। आवर्तकाल कितने घंटे का होगा 24 घंटे का होगा। आवर्तकाल 24 घंटे होगा। क्लियर। तो भूस्थायी जो उपग्रह है उनका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आते हैं, उनका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या कैपिटल R से 2 गुना ऊंचाई पर ले जाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। हमें यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। देखिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा U से लिख रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों जैसे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R, ये पृथ्वी की पृष्ठ के ऊपर, और ये हमारे पास में है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर। कैलकुलेशन करेंगे यहां से तो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है h है ना वो R से 2 गुना है, तो R/2 ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां से हम R/2 h का मान कितना ले लें R/2 ले लें। तो वैल्यू पुट कर दीजिए
आर इंटू आर प्लस आर बाई 2। देखिए हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ से ये हमारे पास में आर बट्टे में 2 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये आर इंटू में आ गया हमारे पास में 3r/2, 3r/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वेयर इंटू एम इंटू आर बट्टे में 3, ये अपने पास में है स्मॉल जी। तो 1/3 एम जी आर, ये अपने पास में आ गया है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस ग्रह से प्लाइन वेग का मान कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना और त्रिज्या 2 गुनी है। तो देखिए प्लाइन वेग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, प्लाइन वेग को हम वी से पुट करते हैं। ये होता है अंडर में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर। ये यहाँ पर कैपिटल एम है, यह है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब हमें यहां पर पूछा है अन्य ग्रह है, उसके ऊपर यह बता रखा है कि जो द्रव्यमान है एम डे से लिख दूं मैं, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 6 गुना, तथा जो त्रिज्या है आर डे से लिख दूं वो है 2 गुनी। तो हमारे पास में नया जो प्लाइन वेग है ग्रह के ऊपर वी डे से लिख दूं मैं, तो अंडर में 2 कैपिटल जी एम डेस बट्टे में आर डेस पुट कर देंगे। तो अंडर में 2 कैपिटल जी एम डेस का मान है 6m, आर डेस का मान है 2r, तो यह आ जाएगा अंडर में 3 अंडर कैपिटल 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर, तो यह आ जाएगा अंडर में 3 वी। तो नया जो प्लाइन वेग है ग्रह पर, जो प्लाइन वेग है वो पृथ्वी के प्लाइन वेग का अंडर 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी यहां पर हम देख लेते हैं। गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान होता है। तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी और इसका मान होता है 6.6, चलिए देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान प्रायोगिक आधार पर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। तो केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो केवेंडिश ने गुरुत्वीय नियतांक का मान ज्ञात किया था। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर कितना होगा, देखिए मैं डी गहराई पर आपको फॉर्मूला बता देता हूं। डी गहराई पर जी डी बराबर पृथ्वी के पृष्ठ पर इंटू 1 - d/r होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है हमें, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर डी का मान है वो गहराई है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो जी का मान केंद्र पर कितना होगा, जी इंटू 1 - r/r, तो ये 1/1, ये 0 हो जाएगा। जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो शून्य आएगा, शून्य हमें प्राप्त होगा। पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
भूमध्य रेखा पर जी के मान से अधिक होता है। ये हम कई बार पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार होता है वो अंडाकार होता है, बिल्कुल गोलाकार नहीं होता। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ये मैंने पृथ्वी की त्रिज्याएं दिखाई है, व्यास दिखाए हैं। चलिए मैं इनको त्रिज्याओं के रूप में भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी विषुवतीय त्रिज्या है आर ई, और ये इसकी ध्रुवीय त्रिज्या है आर पी। ये हमने यहाँ पर दिखाई है पृथ्वी। और देखिए विद्यार्थियों, ये जो आर ई है ना, वो आर पी से 21 किलोमीटर बड़ी है। इसका मतलब है कि आर ई है वो आर पी से बड़ा है। यदि मैं ध्रुवों के ऊपर गुरुत्व त्वरण की बात करूं तो जी एम बट्टे में आर पी का स्क्वायर, और विषुवत रेखा पर बात करूं तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर ई का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर ई है ना, वो बड़ा होता है आर पी से, तो यहाँ पर जी पी बड़ा हो जाएगा जी ई से। क्लियर? तो ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। फिर हम बात करें यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, तो वो हमारे पास में है कि गुरुत्व क्षेत्र का मात्रक होता है तथा इसकी विमा होती है। गुरुत्व क्षेत्र का मात्रक और विमा यहाँ पर हमें पूछी है। तो देखिए गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम ई जी से पुट करते हैं। ये होता है एफ बट्टे में एम, एफ बट्टे में एम। तो यहां से इसके मात्रक विमा निकाल लेते हैं। तो मात्रक देखें, ई जी का मात्रक वही होगा जो एफ बट्टे में एम का मात्रक होगा। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी बराबर भी इसका मात्रक हम पुट कर सकते हैं। ईजी की विमा, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी? तो बल की विमा तो होती है m1 l1 t-2, और m यहाँ पर द्रव्यमान है जिसकी विमा है m1। तो फाइनली जो इसकी विमा बाहर निकलेगी m0 l1 t-2 बाहर निकलेगी। तो मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम और विमा होती है m0 l1 t-2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता अनुभव होती है लेकिन चंद्रमा पर क्यों नहीं? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान बहुत कम, कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान काफी कम होता है, काफी कम होता है, जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके कारण वो स्वयं अपना, जिसके कारण चंद्रमा स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, स्वयं गुरुत्वीय बल उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। इस कारण से चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होती, जबकि कृत्रिम उपग्रहों पर भारहीनता होती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है?
देखिए समुद्र में जो ज्वार भाटा है वो पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उत्पन्न होता है। तो समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 केजी वेट किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? तो देखिए भार का फॉर्मूला हमारे पास में होता है mg। तो यहां पर m की जो वैल्यू है वो तो हमें 1 किलोग्राम भार, तो 1 केजी दे रखी है और g का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो जो भार है 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होते हैं। 9.8 न्यूटन होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी तल से किसी वस्तु के लिए प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब वस्तु से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाए तो प्लाइन वेग का मान क्या हो जाएगा? तो प्लाइन वेग का मान है वो उतना ही रहेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, क्योंकि एंगल पर डिपेंड नहीं करता। प्लाइन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। इस कारण 30 डिग्री पर फेंकी गई वस्तु, इस कारण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर फेंकी गई वस्तु का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल लोलक पर आधारित घड़ी को यदि पृथ्वी के केंद्र पर रखें तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? क्या घड़ी चलेगी? तो देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला इस वीडियो में हम पहले भी देख चुके हैं। कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडरूट में L बट्टे में G होता है। ये तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, यह भी हम एक वीडियो में देख चुके हैं, केंद्र पर G का मान 0 होता है। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडरूट में L अपॉन में 0। तो किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाएंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अनंत। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी नहीं चलेगी। घड़ी नहीं चलेगी।
घड़ी नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो गोले जिनका भार क्रमशः 600 और 500 किलोग्राम है 50 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। यदि कैपिटल जी का मान है 6.61 इंटू 10⁻11 मात्रक हो तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा। हमें यहाँ पर दो द्रव्यमान दे रखे हैं। एक द्रव्यमान दे रखा है 600 किलोग्राम। दूसरा जो द्रव्यमान है M2 वो हमें दे रखा है 500 kg और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 50 मीटर। कैपिटल जी का जो मान है वो 6.6 गुणा 10⁻⁻11 मात्रक दे रखा है जो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ही होगा। अब यहां पर हमें पूछा गया है तो ऐप का फॉर्मूला देखिए, कैपिटल जी M1 M2 बट्टे में R स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.6 इंटू 10⁻11। M1 का मान है 600, M2 का मान है 500 और R की वैल्यू हमारे पास में 50 है तो 50 गुणा 50 हम पुट कर देते हैं। अब यहां से आप ध्यान देंगे हम इस एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और इस 50 से 50 काट देते हैं। इस 50 से ये वाला 50 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 5 से ये हम 60 में भाग लगा देते हैं तो 120 आ गया। 600 में लगा दिया मैंने, ठीक है। 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, फिर 12 को यहां से 6 से गुणा करेंगे 72 और 7 यहाँ पर 79 हो जाएगा। तो मैं 1.2 से ही गुणा कर देता हूं इसको, तो यहां से हमारे पास में 2 जीरो बाहर निकल कर आ जाएंगे, 10⁻⁹ न्यूटन आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से उस ऊंचाई का मान ज्ञात करो जहां पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान पृथ्वी सतह पर जी का मान का आधा रह जाए। क्वेश्चन को एक बार समझ लें। हमें एच ज्ञात करना है जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या हो जाए, आधा हो जाए। एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण हम कितना जानते हैं, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो जी एच से हम पुट कर दें जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी एच का मान है G/2, ये हमारे पास में है G 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में। दोनों तरफ से हम कंपेयर करें तो 2 बराबर आ गया 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। अंडरूड कर दे तो अंडरूड 2 बराबर 1 प्लस एच बाई आर। तो एच बाई आर बराबर आ गया अंडरूड 2 माइनस 1 और एच बराबर आ गया अंडरूड 2 माइनस 1 इंटू में आर। अंडरूड 2 का मान 1.414 इंटू आर। तो ये हमारे पास में देखिए यहां से 0.414 आर आ जाएगा। पृथ्वी की सतह से 0.414 कैपिटल आर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है सतह का आधा हो जाएगा। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से आधा रह जाएगा, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हमें यहां पर दे रखी है। अब देखिए डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण को हम लिख दें जी डी से, जो कि होता है G इंटू 1 माइनस डी बाई
आर। तो जी का जो मान है ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन में जी डी का मान है वो g/2 बता रखा है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो वैल्यू रख देते हैं, जी डी की वैल्यू है g/2 g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर आ गया 1 माइनस डी बाई आर, और डी बाई आर बराबर आ गया 1/2। तो यहां से डी बाई आर बराबर आ गया 1/2, और डी बराबर आ गया है r/2। आर का जो मान है वो हमें 6400 किलोमीटर दे रखा है, तो इसका आधा कर देंगे, डी बराबर आ गया 3200 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी की सतह का आधा रह जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान है 6.0 इंटू 10⁻+24 हो, तो पृथ्वी के केंद्र से 3.35 इंटू 10 दूरी पर, हमें यहाँ पर ये दूरी एकदम क्लियर नहीं दे रखी है, मीटर की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये हमारे पास में है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यू से लिखेंगे, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में स्मॉल आर, पृथ्वी के केंद्र से इतनी दूरी पर। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है, चलिए यहाँ पर हम ये वाली जो डिस्टेंस है बाकी की वैल्यू पुट करते हैं। इसमें 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल एम का मान है 6 गुणा 10⁻24, स्मॉल एम का मान है 33.5 बट्टे में आर की जो वैल्यू है वो है 3.35 गुणा 10⁻, हम 11 ले लें, कितनी ले लें, 11 ले लें यहाँ पर। चलिए मैंने 11 ले लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना ले लें, 10⁻11 ले ली मैंने, कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी होगा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कुछ राशियां कट रही है, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। ये 6 है ना, वो इससे गुणा कर दीजिए, तो 42, 36 और 4 हो गया 40, फिर वापस 36 40, ये आ गया गुणा 10⁻24 -11, और बट्टे वाली भी ऊपर जाएगी तो -11, एक यहाँ पर 10 ये पड़ा है तो इसकी प्लस में 1, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस में 4.002 गुणा 1 जीरो मैंने यहाँ से और निकाल लिया है, तो 26 में से 22 घटाएंगे तो 10⁻4 जूल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण हमें यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है। कक्षीय वेग वीओ बराबर होता है अंडररूट में जी इंटू आर, अंडररूट में जी इंटू आर। ये पृथ्वी के पृष्ठ के नजदीक है, जी का मान 10 लेना है और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 लेकर चलनी है। तो ये हो गया अपने पास में 64 गुणा 10⁻6, 64 का अंडररूट हो गया 8, 10⁻6 का हो गया 3, तो ये आ गया हमारे पास में मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन को समझाइए। ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण। तो इनमें से किसी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण में किस तरीके से परिवर्तन आता है। तो ये हमारे पास में ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। गहराई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण में किस तरीके से परिवर्तन आता है, ये गहराई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। और घूर्णन गति के कारण से कि यदि लैम्बडा कोण के ऊपर कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में किस तरीके से बदलाव आएगा, तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। गहराई के साथ में, ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन जी लैम्बडा से हम लिखते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर लैम्बडा फॉर्मूला होता है। और आकार के कारण से भी हमने आपको बता रखा है कि जीपी का मान जीई से बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों, इनका जो डेरिवेशन है वो आप हमारे ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, इनका हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी, उसकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, या आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9460239358। आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। ओके, तो आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कक्षा 11 का जो हैंड रिटन नोट्स हैं वहां से आप इनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, कुछ वृहद क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। केपलर के नियमों को समझाइए। 3 जो नियम हैं, 3 नियम हमारे पास में है केपलर के, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम और आवर्तकालों का नियम। तो ये तीनों नियम आपको यहां पर लिखने होंगे। एक और प्रश्न देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो आपको यहां पर पूछा है, उसका स्टेटमेंट लिखकर इस फॉर्मूले के रूप में इसको लिखना होगा। एक और क्वेश्चन देखें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी पिंड को पृथ्वी तल से इंच ऊंचाई तक भेजने में स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, इसे भी हमारे पास में यहाँ पर पूछा है। तो ये भी आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।